गाइस, मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की हिंदी पुस्तक वसंत की दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट जो है वह पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट हमारा है बचपन। दूसरा पार्ट हमारा है बचपन। तो चलिए यह पार्ट पढ़ते हैं और पढ़ने के हर एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यह आशा है कि आप ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कवयित्री अपने इस पाठ का एक्चुअल सारांश जो है, यहाँ कवयित्री अपनी जिंदगी के बारे में कहती है, अपने बचपन के बारे में कहती है, इसलिए इस पाठ का नाम है बचपन। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। यानी लेखिका यहाँ अपने उम्र का जिक्र करती है कि वह उम्र में आप सभी से बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि वह दादी, नानी, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी के समान हो सकती है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। उनके परिवार में अपना जिंदगी के बारे में लिख रही है इस कहानी में, इस संस्मरण में। यह एक्चुअली एक संस्मरण है, ठीक है। बुआ, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना का अर्थ क्या है? सयाना का अर्थ है कि उम्र में वृद्ध होना। वृद्ध सयाना का अर्थ है मतलब मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, तो उम्र मतलब एज डिफरेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एज डिफरेंस, उम्र में बड़ा होना, ठीक है, महसूस करने लगी हूँ। शायद मैं इसीलिए कि मैं पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी, क्योंकि वह पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। हम तो 2000 शताब्दी के हैं और वो 1900 शताब्दी में पैदा हुई थी, पिछले शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सब रंग के बारे में वो कह रही है। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, पर अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। क्यों वो ऐसा कह रही है? क्योंकि पहले उनका उम्र कम था, अभी उनकी उम्र बढ़ गई है, तो इसीलिए वे समझती हैं कि अभी उनको ये कपड़े पहनने चाहिए जो वह अपने वृद्धावस्था में पहनना पसंद कर रही है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे पर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। यानी वे अपने कपड़ों के बारे में कह रही है कि बचपन में वे कुछ अपने प्यारे कपड़े, मतलब फेवरेट, जो आप कहते हो कि फेवरेट ड्रेस है, भाई ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, ये मेरा रेड पैंट फेवरेट है, ये ब्लू शर्ट फेवरेट है ना, कहते हैं ना, सबका एक फेवरेट शर्ट पैंट होता है, सबका एक फेवरेट ड्रेस होता है। तो ये उनका फेवरेट ड्रेस है जो उन्हें आज भी, यानी उनके वृद्धावस्था में भी उनको याद है कि भाई हाँ, ये ड्रेस मेरा था, यह मेरा प्रिय कपड़ा था, है ना। इसलिए वो कह पा रही हैं कि हाँ, ये मेरा प्रिय कपड़ा था। देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा है। मुझे अपने मोजे और स्कॉटिंग
भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यह कवित्री ने क्या कहा है, देखिए, बचपन में उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। आजकल क्या होता है कि बच्चे आते हैं, नौकर या नौकरानी को देते हैं, ये मोजा धो देना, है ना, ये मोजा धो देना, पैंट शर्ट। तब के समय में क्या था, अपने मोजे को खुद धोना पड़ता था। नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी घर के लोग ही इसकी सख्त मनाही करते थे, भाई अपना मोजा खुद धो लो, किसी और को अपना मोजा धोने मत दो। हाँ, फिर देखें, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। इतवार यानी किसको कहा गया है? इतवार यानी ये शनिवार, है ना। इतवार यानी शनिवार को इतवार कहा गया है। सुबह इसी में लगा देते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। अपने जूते खुद पॉलिश करते थे वे, है ना, अपनी जूते वे खुद पॉलिश करती थी। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। कपड़े या ब्रश से जब देखना जूते को घिसोगे तो एक टाइप का आजकल तो मिलता है, एक जो काला रंग का एक जूता पॉलिश मिलता है, तो उस पॉलिश को एक ब्रश में लगा के घिसते थे। तो घिसने से क्या होता है, जो पॉलिश का जो चमक है वो उभर कर आता है। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। क्या है, उन्हें आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। मतलब ये जो क्या है ना कि आदत बन गई है ये उनकी कि बूट पॉलिश करना अब उनको अच्छा लगता है। हालांकि जब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, अब आजकल तो बहुत किस्म के शू आ चुके हैं, है ना, तो उन्हें बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। कहना होगा कि ये पहले से कई ज्यादा आरामदेह है। पहले तो एक तरह का बूट होता था कि वो लेस बांध कर आपको पहनना होगा, काला होता था, लेस बांध कर पहनना होता। आजकल बहुत से फैशनेबल आए हैं ना शू, तो पहले से बहुत मतलब कंफर्टेबल है, आरामदेह है ना। आरामदेह का अर्थ है कंफर्टेबल, अपने आराम से रहना, ठीक है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यानी कि जूते के छाल कैसे हैं, है ना, वो मतलब क्या चेक करते थे कि हाँ जूतों का छाल कैसा है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है, जरूर फर्क हो चुका है। पहले वे इतने मतलब घर में सख्त मनाही थी कि मोजे स्वयं धोने पड़ेंगे, जूते स्वयं पॉलिश करने पड़ेंगे, है ना। तो आजकल तो कोई करता नहीं है, सबको पता ही है आजकल कोई करता नहीं है ना। हाँ, बहुत फर्क हो चुका है। उस समय के उनके बचपन और हमारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना था। ऑलिव ऑयल जरूर जानते हैं आप, कैस्टर ऑयल भी जरूर जानते हैं। यह एक मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। हर शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यानी घर में मतलब उसको खोल के रखा जाता था कि आज सबको पीना होगा ये। तो सुबह से ही घर में उसकी गंध फैलने लग जाती थी। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। छोटे छोटे जो शीशे के ग्लास हैं उन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़ रहते हैं। खुराक है उसके लिए निशान ठीक एकदम निशान की जगह एकदम जगह पर निशान लगाया रहता था। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था।
सेहत ठीक ही रहती। उन्हें आज लगता है कि वो जो शनिवारी जो दवा है, जो दवा उन्हें पीना पड़ता था, मतलब दवा क्या है ना, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, ये जो उन्हें पीना पड़ता था, ये अगर वे न भी पीती तो भी सेहत बिगड़ने वाला नहीं था। कुछ ज़्यादा मतलब उन्हें तकलीफ नहीं होती, सेहत ठीक ही रहती। मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। वो अब बताने वाली है कि उनके समय में और हमारे समय में कितनी दूरी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। बचपन में जो दिलचस्पियाँ होती हैं वह भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन यानी कि एक मतलब आज तो रेडियो भी आजकल बहुत कम हो गई है, टेलीविज़न ही ज़्यादा है। तो रेडियो तो बाद में आया, लेकिन लेखिका के समय तब क्या था, ग्रामोफोन, घर में ग्रामोफोन था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। उनके बचपन में जो कुल्फी मतलब कुल्फी, आजकल कुल्फी मिलती बहुत कम है। कुछ जगहों में मिलती है लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर क्या आइसक्रीम क्वालिटी वर्ल्स खाते हो ना, हाँ वही क्वालिटी वर्ल्स है ना। कुल्फी, कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गया है। पैटीज सब जानते हैं पैटीज क्या है ना। और कचौड़ी और समोसा का उस समय मतलब भीड़ लग जाता था कचौड़ी समोसा खाने में। आजकल बहुत कम लोग खाते हैं, बहुत कम बिकती भी है। उन दिनों कोक नहीं, लेमोनेड, विम्टो मिलती थी। लेमोनेड नींबू पानी, लेमोनेड, विम्टो एक तरह का ड्रिंक है उस समय का। और कोका कोला सब जानते हैं। कोक मतलब कोका कोला के का कहा गया है। कोका कोला के बारे में सब जानते हैं, सब पीते भी हैं जरूर। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डिवको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने का। उनका क्या ड्यूटी होती थी, उनके भाई बहनों की और उनकी जो है, उन्हें शिमला का जो मॉल है वहां से ब्राउन ब्रेड लाने की उनकी ड्यूटी थी, है ना। उनकी ड्यूटी थी शिमला के मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, मतलब वो शिमला में रहती थी, उनका घर शिमला मॉल से ज्यादा दूर नहीं रहता था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। एक छोटी सी चढ़ाई थी, जस्ट एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और फिर वहीं से गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर क्या है, एक चढ़ाई छोटी सी, गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते ही वे मॉल पर पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। क्या है, कन्फेक्शनरी काउंटर आप जानते हो जरूर हो। पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू से क्या है, महक जाता है। पूरा काउंटर जो है वो पूरा महक जाता है। चारों तरफ की जो वातावरण है वो चॉकलेट और पेस्ट्री के खुशबू में महक जाता है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। मतलब उन्हें मतलब क्या है, पूरे हफ्ते में उन्हें ये सब ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, आपने सुना ना, पढ़ा ना, हाँ ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल शनिवार को पीना पड़ता था, लेकिन पूरे हफ्ते में एक बार उन्हें चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी घर से। मतलब तब कितने रेस्ट्रिक्शंस थे कि चॉकलेट खाने के लिए भी एक दिन दिया जाता था। अभी तो अब जब कब चॉकलेट खरीद के, मम्मी चॉकलेट खरीदती तो पापा चॉकलेट खरीदते हो, है ना। चॉकलेट जब कब चॉकलेट खाते हो, और यहाँ चॉकलेट खरीदने के लिए बस एक दिन, हफ्ते में एक दिन। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मतलब वो क्या करती थी, एक बार ही जब मिलता था तो वहीं उसी समय वे ज्यादा से ज्यादा खरीद के स्टॉक कर लेती थी, है ना। हफ्ते में एक बार ही मिलता था, उनके पास ही ज्यादा स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, वो खड़े खड़े चॉकलेट नहीं खाती थी।
घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले कर खाती। वो क्या करती, वो चॉकलेट खरीदती थी, पर वहाँ खड़े होके नहीं खाती थी। वो चॉकलेट लेकर खड़े खड़े नहीं खाती थी, वो घर लौटकर जो साइड बोर्ड है, साइड बोर्ड पर रख देती थी। हाँ, रख के रात का खाना खाकर बिस्तर पे चढ़ के वो सो जाती थी। सो जाने के बाद एक एक चॉकलेट मुंह में डाल के मजा ले लेती थी, उसका खाती थी, है ना। खाना खाने के बाद सोते सोते। शिमला में काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। ये सब क्या है? फल है, फल। ये सब एक फल है, शिमला का काफल। देखना आप लोग। हाँ, रस भरी, कसमल, ये सब भी फल है, फल। तो सोचकर ही मुंह में पानी भराए। उन्हें ये सब इतना पसंद आता था कि वो सोचकर ही उनके मन में मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज। चेस्टनट आपने जरूर खाया होगा, बहुत लोगों ने खाया होगा आप में से। चेस्टनट एक बार आप पूछ लीजिए किसी से, चेस्टनट अपनी मम्मी पापा से पूछ लीजिए तो वो फट से बता देंगे चेस्टनट क्या है। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। आग पर वो क्या करते हैं, जो चेस्टनट होते हैं उन्हें आग पर दे दिया जाता था, फिर उनको भून लिया जाता है। भून कर फिर छिलके उतार कर आप उसका मजा ले सकते हो। चना जोर गरम बहुत ने सुना होगा। चना जोर गरम खाया भी होगा, कुछ आज भी थोड़ा कुछ जगह में मिलता है। और अनारदाने का चूर्ण। अनारदाना आप लोग क्या सोच रहे हो, हजमोला? नहीं, अनारदाना उस समय का एक मतलब चूर्ण टाइप का मिलता था, वो अनारदाने का चूर्ण मिलता था। तो अनार का फल है ना, उसके जो दाने हैं उसके चूर्ण बहुत मजेदार होता था। चने जोर गरम की पुड़िया तो जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुकड़वाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती। मतलब वो क्या करते थे, पुड़िया लेकर तेज मसाला बुकड़वाते थे। अब पूरा गिरजा मैदान घूमते थे, घूमते एक पुड़िया जाकर खत्म होती है। मतलब कितना सा वो घूमते मतलब धीरे धीरे खाते एक पूरा गिरजा मैदान घूमते तक एक पुड़िया चलती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। आजकल ऐसे घूमते खा पाएंगे आप? नहीं। छुटपन में हमने शिमला डीज पर बहुत मजे किए। शिमला डीज आप जानते हो, शिमला में एक अच्छी मतलब टूरिस्ट स्पॉट टाइप है, साइट सीन। आप कभी किसी कोई अगर शिमला गया होगा तो उसे पता होगा। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी न कभी ये मौका तो मिल ही जाता है। घोड़े की सवारी, शिमला में घोड़े की सवारी अच्छी है, बहुत लोग जाते हैं। ठीक है, जो लोग घूमे हो वो जानते हो, जरूर जानते हो, बहुत लोग घूमे हो, ये तो घूमते हैं बहुत। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर के समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे, उनकी बात फिर कभी ना। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, जाखू हिल्स, बहुत ने सुना होगा जाखू हिल्स। शिमला में जो लोग गए होंगे वो इन जगहों का नाम सुनकर उन्हें पता चल जाएगा, जाखू हिल्स। ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। प्रभु यीशु मतलब जीसस क्राइस्ट, है ना।
उनकी बात की जा रही है कि स्वयं कुछ कह रहे हो। मतलब जो चर्च की जो घंटी है, मॉल, शिमला मॉल की में एक चर्च है, वो चर्च देखना, चर्च में एक घंटी है, तो वो घंटी जब गूंज फैलाती है तो लगता है कि उसके जो संगीत है ना, उसे सुनकर लगता है कि प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हो। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। जब सूर्यास्त होती है ना, तब उस समय का जो दृश्य है वो बड़ा मनोरम होता है। कभी आप लोग ये देखिएगा तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। आप शिमला में जाओगे तो सबसे जो है भीड़ भाड़ वाली जगह वो है शिमला की मॉल। ये सबसे जनप्रिय जगह है शिमला में। तो जब और देखना, यहाँ और एक बात कही गई है कि जब पहाड़ों के पीछे से सूर्यास्त या सूर्य उदय होता है ना, तब वो दृश्य देखने के लिए मनोरम होता है। वो दृश्य मतलब बहुत लोग आप सुने होंगे कि कंचनजंगा में सूर्योदय देखने के लिए बहुत लोग जाते हैं। मतलब वहाँ लोग यही देखने के लिए जाते हैं, है ना। फिर वहाँ मॉल की मतलब अंधेरा होते होते वहाँ देखना लाइट्स आ जाती हैं, मॉल में लाइट जलाई जाती हैं। फिर दुकान जब खुलते हैं, दुकानों की लाइट, मतलब वहाँ कोलाहल ही कोलाहल होता है ना। सर्वर कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका का मॉडल बना होता था। कालका शिमला ट्रेन, यह क्या है, टॉय ट्रेन है। आज टॉय ट्रेन बहुत लोग चढ़े होंगे। शिमला कालका का टॉय ट्रेन, उसका मॉडल बना हुआ रहता था इस दुकान के शोरूम में। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। हवाई जहाज जो है, आज भी बहुत बच्चे इससे आकर्षित होते हैं कि जब भी हवाई जहाज देखना, एरोप्लेन चलता है, एरोप्लेन का आवाज आता है तो बच्चे दौड़ के निकल जाते थे कि हाँ एरोप्लेन आ रहा है, ऊपर की तरफ देखते हैं। आज भी बहुत से बच्चे करते हैं ऐसा, है ना, दौड़ के चले जाते हैं कि हाँ एरोप्लेन आ रहा है ना। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। यहाँ ऐसा ही प्रतीत होता है कि जब एरोप्लेन एकदम ऊपर से जाता है तो देखता है कि एक पक्षी है जो पंख फैलाकर जा रहा है ना। दो एरोप्लेन की दो विंग्स हैं, उन्हें देखकर लगता है क्या पक्षी उड़कर जा रहा है। ये देखो, और वो गायब। थोड़ा दूर जाते जाते वो जब बादलों के पीछे से जाने लगती है तो क्या देखने में प्रतीत होता है कि क्या हुआ, प्लेन गायब हो गया, है ना। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वो आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। इस दुकान, ये क्या था, चश्मे का दुकान था। यहाँ लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनाया था। वो के डॉक्टर क्या थे, अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा, दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। उम्र तो हो गई है उनकी ना, चश्मा इसलिए अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप को इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिनों की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा।
देखो अब लेखिका क्या करती थी, दिन की रोशनी को छोड़कर रात के टेबल लैंप के नीचे वो काम करती थी, तो इसीलिए उनका क्या लगा, चश्मा लग गया। क्यों उसका चश्मा लगा, ये प्रश्न का उत्तर मिल गया हमें यहाँ से ना, कि वो उनका क्यों चश्मा लगा, क्योंकि वे दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी, इसीलिए उनको चश्मा लग गया। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। उनके एक चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ा कि देखो देखो कैसी लग रही है ना। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसे वो अपने बहन को चिढ़ाती थी। क्या ये उचित है? नहीं। मैं खीजी कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। ये जो शेर उसके चचेरे भाई ने किया, ये उसे बुरा नहीं लगा। कभी कभी वो खिंच जाती थी, पर उसे बुरा नहीं लगा इससे। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब भी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया है वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। क्या जमा कर ली है उन्होंने? कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। क्या है, वो आजकल दुपट्टे ओढ़ती हैं, और पहले वो क्या करती थी, हिमाचली जो टोपी है, सुभीते वाली हिमाचली टोपियां पहनकर वे रहती थी। द्वारा कृष्णा सोबती, लेखिका का नाम क्या है, कृष्णा सोबती। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। धन्यवाद।